हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट 24/7। फ्रेंड्स, आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है एनसीईआरटी सामान्य अध्ययन में जो है पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में आज हम लोगों की कौन सी क्लास है? 14वीं क्लास है, जिसमें हम लोग भारत में न्यायपालिका से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग टोटल लगभग जो है 50 प्रश्न भारत में न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर अवश्य बताइएगा कि आपका 50 में से जो है कितना सही हुआ है। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, बी है भारत का प्रधानमंत्री, सी है भारत का उच्चतम न्यायालय और डी है लोकसभा अध्यक्ष। फ्रेंड्स, आप लोग इसका आंसर कमेंट में अवश्य कमेंट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका के कितने स्तर हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। भारत में न्यायपालिका के कितने स्तर हैं? 3। अब आप लोग देख सकते हैं नीचे दिए भी है कौन कौन से: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, यानी जो जनपद न्यायालय होते हैं उसे अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। उसके बाद उच्च न्यायालय स्टेट में होते हैं जो, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। ये जो है इसका सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? ये दिल्ली में है। ये बाकी उच्च न्यायालय प्रत्येक स्टेट में, लगभग लगभग स्टेट में है। अधीनस्थ न्यायालय ये जनपद में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? ऑप्शन है फ्रांस, बी जर्मनी, सी यूएसए और डी ब्रिटेन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ हुआ था? यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, ऑप्शन है केवल मूल क्षेत्राधिकार, बी है केवल परामर्श क्षेत्राधिकार, सी है अपीली और परामर्श क्षेत्राधिकार, डी है मूल अपीली और परामर्श क्षेत्राधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मूल अपीली परामर्श क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनहित याचिका दायर की जा सकती है, ऑप्शन ए उच्च न्यायालय में, बी है सर्वोच्च न्यायालय में, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों में, यानी जनहित याचिका उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में आप दोनों में दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत कौन से वाद में प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है गोलकनाथ केस, बी है मिनर्वा मिल्स केस, सी है केशवनाथ भारती केस, डी है मेनका गांधी केस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केशवनाथ भारती केस में जो है ये प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 20, बी है 21, सी है 22 और डी है 25। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 25। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका यानी पीआईएल से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है कुछ भी जिसमें जनहित हो, बी है पीड़ित व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, सी है किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा, डी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित में जारी किया गया निर्देश। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी व्यक्ति द्वारा अदालत में जनहित में लाया गया मुकदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रेंड्स आप अपना आंसर कमेंट में अवश्य कमेंट करते रहिए, ताकि आपको भी एहसास हो कि हमारा कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, कमेंट में जब कमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये हमारा क्वेश्चन सही हुआ, ये गलत हुआ। और वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको आए या ना आए क्वेश्चन उससे नहीं मतलब है, लेकिन जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आप कुछ नया क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा। यदि आप लोग देखेंगे नहीं कि हमें आ ही नहीं रहा है, तो इससे जो है आपको और जो है दूरी बढ़ जाएगी, मतलब आपको लगेगा कि आ नहीं रहा है तो पढ़ना नहीं है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, आए या ना आए, लास्ट में फिर दोबारा रिवाइज 2 बार 3 बार करके देखेंगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा ये। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य है? ऑप्शन ए है भारत का नागरिक होना चाहिए, बी है आयु में कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, सी है 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, डी है वह एक पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसमें क्या पूछा है, नहीं पूछा है, क्या अर्हता अनिवार्य नहीं है। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। भारत में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है, तो ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नागरिक तो होना जरूरी है, ये अनिवार्य है, और ये भी 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका है, पारंगत विधिवेत्ता हो। तो कौन सा अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, यानी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्पेस दिया है खाली स्थान, उसके बाद लिखे का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। यानी किसका मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है कानूनी मामले में पुनर्विचार करेगा, वही बताना है। ऑप्शन है मौलिक क्षेत्राधिकार, बी है रीट संबंधी क्षेत्राधिकार, सी है अपीली क्षेत्राधिकार, डी है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपीली क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है किसी मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनहित याचिका के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती एवं कृष्ण अय्यर को, बी है न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती एवं कानिया को, सी है न्यायमूर्ति सीकरी एवं व पी.एन. भगवती को, डी है न्यायमूर्ति अय्यर व न्यायमूर्ति सीकरी को। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती एवं कृष्ण अय्यर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता से है? ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले संसदीय अध्यक्ष, बी है उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले निर्वाचन आयोग, सी है उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले राज्य, डी है कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनहित याचिका सर्वप्रथम किस मामले में स्वीकार की गई थी? ऑप्शन ए है M.C. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बी है M.S.P. गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सी है हुस्न आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुस्न आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार जो है, इनका जो भारत में जनहित याचिका सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा जो है जारी किया गया था। कौन सा? हुस्न आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार जो है जनहित याचिका दायर करने वाले यही हैं, हुस्न आरा खातून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? ऑप्शन है 60 वर्ष में, बी 62 वर्ष में, सी
64 वर्ष में, डी 65 वर्ष में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 65 वर्ष में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सेवानिवृत्ति की है। और उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो ये कितना है? 62 वर्ष है। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष और सर्वोच्च न्यायालय के 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनहित याचिका PIL किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा, बी है न्यायिक सक्रियता, सी है न्यायिक हस्तक्षेप, डी है न्यायिक पवित्रता। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यायिक सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी है मुख्य न्यायाधीश, सी है प्रधानमंत्री, डी है मंत्रिपरिषद। यानी भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे पूरा क्वेश्चन दिख जाए। हाँ, अब पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। सूची फर्स्ट था, सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। अब एक तरफ दिया है सूची में, जैसे कौन सा वाद है? जैसे गोलकनाथवाद हो गया, बैंक राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स उन्मूलन, केशवानंद भारतीवाद, ये कौन से सन में ये हुआ था? उसी को हमें उन लोग को मिलान करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग आंसर कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा? हम लोग पहले मिलान करके देख लेते हैं। गोलकनाथवाद कब हुआ था? 1967 में। बैंक राष्ट्रीयकरण 1969 में। और प्रिवी पर्स उन्मूलन ये कब हुआ था? 1971 में। केशवानंद भारतीवाद ये हुआ था 1973 में। और मिनर्वा मिल्स ये कब हुआ था? ये 1980 में। अब इस हिसाब से मिलान कर लेना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी ए का 2 बी का 1, ए का 2 ऑप्शन ए कट जाएगा, ए का 2 ये भी कट जाएगा। अभी बचा बी और डी, ए का 2 बी का 1, यानी कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। गोलकनाथवाद कब हुआ था? 1967 में। बैंक राष्ट्रीयकरण 1969 में। प्रिवी पर्स उन्मूलन 1971 में। केशवानंद भारतीवाद 1973 में। और मिनर्वा मिल्सवाद ये 1980 में। तो कौन सा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श पर, बी है राष्ट्रपति द्वारा देश के उच्चतम न्यायालय के परामर्श पर, सी है प्रधानमंत्री की सलाह पर, डी है राष्ट्रपति की सलाह पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श पर जो है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? ऑप्शन है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, बी है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, सी है 1793 चार्टर एक्ट, डी है 1813 चार्टर एक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? ऑप्शन है 25, यानी जो है सर्वोच्च न्यायालय में टोटल न्यायाधीश 25, यानी एक मुख्य न्यायाधीश हो गया, 24 अन्य न्यायाधीश, बी है 24, सी है 34 और डी है 31। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टोटल जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने हैं? 34 हैं, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है और 3 अन्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीयों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? ऑप्शन है न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है जस्टिस एम काटजू, ऑप्शन सी है जस्टिस
YV चंद्रचूड़, डी है जस्टिस JS खेर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी न्यायमूर्ति नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के विषय में क्या सही नहीं है? ऑप्शन है द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्र अधिकार में, बी है उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, डी है उच्च न्यायालय लोकहितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है कि भारत में एक उच्च न्यायालय के विषय में क्या सही नहीं है? ये विशेष ध्यान देना है, क्या सही नहीं है। तो ये कौन सा सही नहीं है? यही कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये सही नहीं। कौन करता है? जबकि राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है, जबकि राज्यपाल जो है सिर्फ शपथ दिलाता है। तो इसमें हम लोग देखना है क्या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है यही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल मामला कब प्रकाश में आया? ऑप्शन है वर्ष 2001 में, बी है वर्ष 2005 में, सी है वर्ष 2008 में, डी है वर्ष 2010 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं? ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार, बी है संवैधानिक अधिकार, सी है मौलिक अधिकार, डी है उपर्युक्त में से सभी अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी अधिकार जो है, यानी संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार तीनों जो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन है सुजाता मनोहर, बी है रूमा पाल, सी है एम फातिमा बीबी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एम फातिमा बीबी जो है उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैरकानूनी है? ऑप्शन है कोलकाता उच्च न्यायालय, बी है मुंबई उच्च न्यायालय, सी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, डी है पंजाब उच्च न्यायालय। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना क्या होगा? गैरकानूनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 230, ऑप्शन बी अनुच्छेद 231, ऑप्शन सी अनुच्छेद 232, ऑप्शन डी अनुच्छेद 233। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 233। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, बी है सेशन न्यायाधीश, सी है अधिकरण न्यायाधीश और डी है लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अधिकरण न्यायाधीश। ये जो है क्या होता है? जिला न्यायाधीश के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है अधिकरण न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, डी राज्य के राज्यपाल को। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बंद असंवैधानिक है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने,
बी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने, सी केरल उच्च न्यायालय ने, डी उड़ीसा उच्च न्यायालय ने। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी केरल उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, डी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 214 से 231, ऑप्शन बी अनुच्छेद 227 से 232, अनुच्छेद ऑप्शन सी अनुच्छेद 233 से 237, ऑप्शन डी अनुच्छेद 234 से 240। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 233 से 237 तक जो है अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता? ऑप्शन है सत्र न्यायालय, बी है मुंसिफ न्यायालय, सी है राजस्व मंडल, डी है अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राजस्व मंडल जो है अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र एवं राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन है परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, बी है अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, सी है मूल अधिकारिता के अंतर्गत, डी है रीट अधिकारिता के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 40 से, बी अनुच्छेद 39 से, सी अनुच्छेद 37 से, डी अनुच्छेद 38 से। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग कर लीजिएगा इसको, ये कई बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 39A। 39A में जो है समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है वर्ष 1985 में, बी वर्ष 1987 में, सी वर्ष 1982 में, डी वर्ष 1983 में। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी वर्ष 1987 में जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली लोक अदालत कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन है राजस्थान में, ऑप्शन बी है गुजरात में, सी है बिहार में, डी है केरल में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात में। कहाँ आयोजित की गई थी पहली लोक अदालत? कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए है KN वाचू, बी है हीरालाल जेकानिया, सी है YV चंद्रचूड़, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हीरालाल जेकानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पेंशन कहाँ से दी जाती है? ऑप्शन है भारत की संचित नीति से, बी है राज्य की संचित नीति से जहाँ उसने अंतिम सेवा दी हो, सी है विभिन्न राज्यों के संचित नीति से, डी है भारत की आकस्मिक नीति से। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी भारत की संचित नीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मुकदमा नीति किस वर्ष लाई गई? ऑप्शन है वर्ष 2005 में, बी है वर्ष 2008 में, सी है वर्ष 2010 में और डी है वर्ष 2012 में। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2008 में जो है राष्ट्रीय मुकदमा नीति लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे पूरा क्वेश्चन दिख सके। रीट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, संसद किसी अधीनस्थ न्यायालय को रीट जारी करने हेतु सशक्त कर सकती है। दूसरा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को निजी प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। अब देखिए उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक ना ही दो। यानी कौन कौन से जो दो कथन दिए हैं कौन कौन से सही हैं यही बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ये जो दोनों कथन दिए हैं दोनों सही हैं। पहला कथन क्या है, संसद किसी अधीनस्थ न्यायालय को रीट जारी करने है सशक्त कर सकती है, ये भी सही है। दूसरा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को निजी प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, यानी ये भी सही है, दोनों सही हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति में, बी है संसद में, सी है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में, डी है विधि आयोग में। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 42 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संसद में जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था। ऑप्शन है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी है 96वां संविधान संशोधन अधिनियम, सी है 98वां संविधान संशोधन अधिनियम, डी है 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ये लाया गया था 99वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकारों का संरक्षण करना किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, बी है उच्च न्यायालय, सी है ए तथा वी दोनों, डी है केवल ए। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में जो है मूल अधिकार का संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संसद में मतदान के अधीन होते हैं। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारतीय क्षेत्र के अंदर किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। अब इसमें बताना है कौन सा सही है, दोनों जो कथन दिए हैं दोनों में से कौन से सही हैं। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है ना तो एक ना ही दो। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल दो सही है और ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति किसी एक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण निम्नलिखित में से किसके परामर्श से करेगा। ऑप्शन है राज्य के महाधिवक्ता के, बी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, सी है राज्यपाल के, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लें जिससे पूरा क्वेश्चन, हाँ अब पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। फौजदारी कानून के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है, इसमें ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनको कानून अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, दहेज के लिए प्रताड़ना व हत्या इत्यादि। दूसरा, इसके अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज होने पर पुलिस जांच करती है और अदालत में केस दर्ज कराती है। तीसरा, इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माने या जेल या दोनों की सज़ा दी जा सकती है। तो ये जो 3 कथन दिया है इसमें से बताना है कौन से सत्य हैं। ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप पहला कथन है कि इसमें ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनको कानून अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या, यानी ये तो सही है। ऑप्शन जो कथन 1 दिया है ये सही है। दूसरा, इसके अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज होने पर पुलिस जांच करती है फिर और अदालत में केस दर्ज कराती है, ये भी सही है। तीसरा, इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माने या जेल या दोनों की सज़ा दी जा सकती है, यानी कि ऑप्शन जो कथन तीसरा ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जो तीनों कथन दिए हैं फौजदारी कानून से संबंधित, वो तीनों कथन जो है सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ऑप्शन है अनुच्छेद 216, बी है अनुच्छेद 225, सी है अनुच्छेद 230, डी है अनुच्छेद 231। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी अनुच्छेद 231। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PIL को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है सामाजिक हित याचिका, बी है सामाजिक क्रिया याचिका, सी है उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी उपयुक्त दोनों, यानी सामाजिक हित याचिका भी कह सकते हैं और सामाजिक क्रिया याचिका भी, इन दोनों नामों से जो है PIL को जाना जाता है। आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, आप भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है न्यायपालिका लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का भाग है। दूसरा है भारतीय संविधान द्वैध न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। तीसरा, भारतीय न्यायिक व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। तो इसमें से बताना जो 3 कथन दिए हैं कौन कौन से सही हैं। ऑप्शन है केवल 1 और 3, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 3, डी है 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 और 3, यानी न्यायपालिका लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का भाग है, ये सही है। और ऑप्शन नंबर कथन नंबर 3 भारतीय न्यायिक व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से ये ग्रहण की गई थी। तो कौन कौन से कथन सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न देखे हैं। आप लोग 50 में बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। और इसके पहले का जो यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले की सभी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इसके पहले हम लोग हिस्ट्री पूरा जो है पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव पूरा NCERT सॉल्व करना चाहते हैं उसको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी देख सकते हैं। पूरा वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।